इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार। सांसों का चुकने लगा खाता और हिसाब, पढ़ी न पूरी जिंदगी पढ़ते रहे किताब, या फिर एक फैंटेसी बुने आओ, गीत जो अब तक नहीं गाया हम उसे समझे आओ। ऐसी पंक्तियों के रचनाकार यश मालवीय से यूनुस खान की बातचीत आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको बता दें कि यश मालवीय के कविता संग्रह है कहो सदाशिव, उड़ान से पहले, एक चिड़िया अलगनी पर एक मन में और बुद्ध मुस्काए। उनके व्यंग्य संग्रह हैं कृपया लाइन में आए और सर्वर डाउन है। कई महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित यश मालवीय जी के रचना संसार से गुजरना अनमोल अनुभव होता है। तो चलिए आज सुनते हैं यश मालवीय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। यश जी, आपकी जो कविताएं हैं उसमें परिवार है, उसमें समाज की विसंगतियां हैं, उसमें छोटे बड़े रिश्ते हैं, उसमें चालबाजियां हैं, उसमें धोखेबाजियों पर बात कही गई है, भीतरघात पर बात कही गई है, और उसमें बड़े मासूम से एहसास भी हैं। जैसे कहीं आप लिखते हैं कि काम की बातें करेंगे, आज तो इतवार का दिन है, सच कहें तो प्यार का दिन है। ये या माँ पर आपने इतना सारा और इतना अद्भुत लिखा है। तो गीत आप पढ़ रहे ना जी, आज तो इतवार का दिन है जी, इसका एक छंद हमको याद आ रहा है। जरूर सुनाएं। जगा सूरज ही नहीं अब तक, ओढ़ कर चादर सवेरा सो रहा, बाल तकिए पर खुले हैं धूप के और रेशम सा अंधेरा सो रहा। क्या बात है। काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन है, सच कहें तो प्यार का दिन है। क्या बात है। बिन पढ़े अखबार का दिन है, जीत वाली हार का दिन है, आज तो तकरार का दिन है। क्या बात है। माँ पर आपने बहुत कुछ लिखा है, तो कुछ सुनाए। हाँ, वो है ना, जाती हुई धूप संध्या की सेक रही है माँ, देख रही है माँ, प्रासंगिक होना देख रही है माँ। भरा हुआ घर है नाती पोतों से बच्चों से जी, अनबोला बहुओं का बोले बंद खिड़कियों से, दिन भर पकी उम्र के घुटने टेक रही है माँ, अपना प्रासंगिक होना देख रही है माँ। फूली सरसों नहीं रही खेतों में मन के, पिता नहीं है अब नस नस क्या कंगन सी खन के, रास्ता थकी हुई यादों का छेक रही है माँ, जाती हुई धूप संध्या की सेक रही है माँ, अपना अप्रासंगिक होना देख रही है माँ। या अभी एक गीत बना जी, वो उसका टुकड़ा मैं सुनाता हूँ। जरूर। खुशी थोड़ी ढेर सा अवसाद आया, खुशी थोड़ी ढेर सा अवसाद आया, हमें था कुछ और कहना अभी तुमसे, जब रिसीवर रख दिया तब याद आया। तो ये सारी संवेदना जो है जी, जो पल हमसे छूट रहे हैं, जा रहे हैं, आज भी मुझे लगता है कि हर शाम जैसे हमसे कुछ छूट रहा होता है जी, हर शाम कुछ विदा हो रहा होता है। और मुझे लगता है कि शाम कई बार जो है हमारे भारतीय उसमें जनमानस में रंगीन कही गई है शाम, लेकिन मुझे शाम बहुत उदास लगती है। तो एक बार हम शाम की उदासी के सवाल लेके रचनाकारों के पास गए थे। बच्चन जी से हमने सवाल किया कि शाम उदास लगती है, तो बोले बेटा शाम का उदास लगना ही कलाकार मन का द्योतक है। आर्टिस्ट जो होता है उसको शाम कभी ना कभी उदास लगती ही है, और ऐसी उदास लगती है जो उसमें रचना के बीज बो के चली जाती धीरे से, और वो अपने आप को उसमें अभिव्यक्त करने लगता है। तो मैंने बच्चों की कविता से शुरू करके और फिर गजलें कहने तक, गीत कहने तक, एक गजल कही ताजा ताजा हमने। जी जी। पुरानी धड़कनों का मोल दे दो, हमारे हाथ में कशकोल दे दो, कहानी है तनी रस्सी सरीखी, कहानी में जरा सा झोल दे दो। तो मिदा साहब ने कहा ये झोल जो है ये है हिंदुस्तानी रंग पूरा, कि गजल की प्रजाति के बाहर का शब्द जिस तरह से गजल में आया है जी। या एक गजल लिखी उसमें हमने मिशन कश्मीर का इस्तेमाल किया। तुम्हारी याद की तस्वीर लेकर कि हम बैठे पुरानी पीर लेकर, हवा फिर रक्स करने आ गई है कि पैरों में बंधी जंजीर लेकर,
हम अपनी सल्तनत को जानते हैं, करेंगे क्या मिशन कश्मीर लेकर। क्या बात है, क्या बात। तो ये मिशन कश्मीर गजल में कैसे आ सकता है? जी। गजल वही बात तो नहीं करेगी जो आशिक, महबूब, महबूबा के पेचो खम वाली बातें होती रही हैं। तो उसमें आदम साहब मदद करते हैं कि वो कहते हैं कि जो गजल माशूक के जल्वों से वाकिफ हो गई, उसको अब देवा के माथे की शिकन तक ले चलो। बहुत सही, बहुत सही। तो हमारा जो नईम साहब कहते थे कि आप केवल कवि तो अपने कमरे में बैठ के हो सकते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के हो सकते हैं, लेकिन गीत का कवि होने के लिए आपको जंगलों, नदियों, पहाड़ों, बस्तियों, खेतों, खलिहानों, फुटपाथों, चौराहों, गलियों, नुक्कड़ों पे टहलना होगा, आवारगी करनी होगी। सही। जो आवारा नहीं हो सकता वो गीतकार नहीं हो सकता। क्या बात, बढ़िया। एक आवारगी चाहिए, जी, एक जहन की आवारगी चाहिए, सही है। एक मन की आवारगी चाहिए, और ये आवारगी जो है आपको रास्ता देती है, और वो रास्ता जो मंजिल की शिनाख्त होता है कई बार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। यश मालवीय जी, एक चीज बहुत ही सहज सा सवाल उठता है कि इलाहाबाद, जहां से अकविता या प्रगतिशील कविता का आंदोलन जो है वो भी मजबूत हुआ, नई कविता का आंदोलन मजबूत हुआ, वहां आप नवगीत और गजल और छंद का दामन पकड़े रहे, ये कैसे मुमकिन हुआ है? ये मुझे लगता था कि एक बार कमलेश्वर जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बड़े साहित्यकारों का एक कॉम्प्लेक्स भी रहा है फिल्म और सिनेमा, या लोकप्रियता और प्रसिद्धि के बीच एक बड़ी बारीक विभाजक रेखा है। बिल्कुल। बच्चन जी जितने कागज पे हैं उतने ही मंच पे थे, नीरज जितने कागज पे हैं उतने मंच पे हैं, उर्दू का हर बड़ा शायर उसकी एक आत्मीयता मंच से भी है, चाहे निदा फाजली हो, चाहे बशीर बद्र हो। लेकिन हिंदी का जो बड़ा कवि है वो लाइब्रेरियों तक महदूद रह गया। जैसे मंगलेश घबराल है, वीरेन डंगवाल, ये बड़े नाम हैं, लेकिन मंच से सुनाना कविता को एक दूसरी आर्ट होती है। मतलब एक कवि को, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मर भी होना चाहिए। जिस जनता के लिए हम लिख रहे हैं, जिस रिक्शे वाले पे हम कविता लिख रहे हैं, उस रिक्शे वाले तक भी कविता पहुंचनी चाहिए। और संप्रेषणीयता का जो संकट है, मुझे लगा छंद से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता था कोई दूसरा। मैं तुक्कड़ और तुकाराम शैली के रचनाकारों की बात नहीं करता, लेकिन छंद की कविता जो है, बाबा नागार्जुन कहते थे कि आम आदमी से सीधे जुड़ती है। तो और मेरे मन में एक जिद थी कि ये जो हमारा बेसुरा कविता समय है, इसको सुरीला किया जाए, फिर से हम छंद की ओर लौटे, फिर से हम अपने उस मूल्य की तरफ लौटे जहां से कविता शुरू हुई थी। और मुक्त छंद भी लिखने का अधिकार उसी को होना चाहिए जिसका छंद पे अधिकार हो, मास्टर हो। तो मैंने छंद को वैसे ही साधने की कोशिश की जैसे कि टाइप राइटर पे उंगलियों को सेट करता है अक्षरों के साथ। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं कोई अच्छा तुक निकाल के लाता था तो पिता, अब तो चवन्नी चलन से बाहर हो गई, चवन्नी इनाम दिया करते थे। क्या बात है। मैंने सर्कस और थर्मस का तुक मिलाया था। बताएं किस तरह? उसमें है कि बंदर पहुंचा सर्कस में पानी लेकर थर्मस में। तो सर्कस और थर्मस का जो तुक था, जी, या क्यों भाई कब चलती है लू, कौवे से पूछे उल्लू, तो ये जो है खास तौर से। और इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान पराग में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे उस समय, कविता के कीर्ति पुरुष। बिल्कुल। वो जब कहते थे कि हमको ऐसी कविता चाहिए जो एकदम नन्हा सा बच्चा गुनगुनाता हुआ निकल जाए आपके पास से। तो उस समय शहर में आम चुनाव हो रहे थे, तो एक गाड़ी गुजर गई बगल से कि हमें वोट दीजिए और मजबूत करिए हाथ में। तो हमने उस समय एक गीत लिखा, हमें वोट दो सब चिल्लाते पर हम हैं मजबूर, हम बच्चों के वोट न देने का गड़बड़ दस्तूर। तो बच्चा भी लोकतंत्र में हिस्सेदारी चाहता है। जी। सरकार के बनने में बच्चा भी अपनी भूमिका चाहता है। और दस्तूर जैसा शब्द इस तरह से उसमें आया है कि, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पिता से कहा ऐसा दस्तूर बच्चे लोग समझेंगे? बोले ऐसे आया है कि बच्चे समझेंगे। कविता जो है वो एजुकेट करने का भी काम करती है। तो हमने कठिन मान के तिलांजलि दे दी है।
लेकिन आपने शब्दों को सरल की चाशनी के साथ पगा के अगर परोसा जाए तो हमारे मन का बियाबान क्या कह रहा है उसको वो उजागर करते हैं। और जब हम लिख रहे थे शुरुआती दौर में तो मुझे मेरी तुतलाहट को भी बहुत प्यार मिला। और जैसे पहला प्यार आदमी नहीं भूलता, हम अपना पहला संपादक नहीं भूलते धर्मवीर भारती के रूप में। और मतलब गिनती पहाड़े के गीत छापे उन्होंने, मैं हूँ इक्के एक बनो सदा तुम नेक। क्या बात। तो ये जो है पूरी की पूरी विन्यस्ती है, इसमें बड़ी ताकत थी। और साथ में व्यंग्य लेखन, गद्य व्यंग्य लेखन। मेरी एक किताब आई है सर्वर डाउन है जी बिल्कुल, मैंने देखी है किताब। ये व्यंग्य लेखन की तरफ आप किस तरह से आ गए? आपकी कविताओं में तंज की एक धारा तो चलती है, लेकिन गद्य में कैसे आ गए? व्यंग्य लेखन में कई बातें थी जी। एक तो ये था कि कवि सम्मेलन के मंच जिस तरह से हल्के होते चले गए तो हम संगति नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन अपने समय में हस्तक्षेप भी चाहते थे। उसी समय परसाई जी का एक वाक्य सामने आया कि व्यंग्य जो है वो खादी आश्रम के कंबल की तरह होता है। क्या बात है। जो चुभता है तो गर्मी भी देता है। बस मुझे ये वाक्य जो है इतना फैसिनेट कर गया, मुझे लगा कि व्यंग्य जो है, और शरद जोशी का वो प्रतिदिन कॉलम, और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे इमरजेंसी के दिनों में त्रिकाल संध्या करते थे, हर पहर में एक कविता लिखते थे। तो मुझे लगा कि व्यंग्य को भी एक हथियार बनाया जा सकता है, और उसमें चाहे परसाई जी हो, चाहे शरद जोशी जी हो। और शरद जोशी जी का जो तेवर था, जो बात करने की भंगिमा थी, मंच से वो ठेठ गद्य पढ़ते थे। और फिर हमें बहुत साथ मिला कवि सम्मेलन में कैलाश गौतम जी का। तो लगा ये कि ये लोग जो है बिना किसी अतिरिक्त भंगिमा को अपनाए हुए बड़ी से बड़ी बात बड़ी सहजता से कह लेते हैं। अंत में और परिहास में और उपहास में भी फर्क होता है। हम अपने समय से लड़ कैसे सकते हैं। तो उस समय एक शरद जी का बड़ा प्यारा सा व्यंग्य आया, हालांकि इसमें इसके शीर्षक में मत जाइएगा, इसकी आत्मा में जाइएगा। कि वो कहते हैं कि सबके बेटे अमिताभ नहीं होते, किसी किसी के नीलाभ भी होते हैं। इसमें जो शुद्ध हास्य है और विनोद है, जो हमें लगा कि इस तरह से हम अपना लेखन और अपने लेखन का आकाश और विस्तृत कर सकते हैं। तो व्यंग्य, बाल गीत लेखन और फिर नवगीत, ये एक त्रिधारा बनी हमारे मन मस्तिष्क में, जिसमें कभी लोक कथा भी आ गई, कभी कोई कहानी भी आ गई, कभी कोई यात्रा चित्र आ गया। इलाहाबाद और बंबई कई कई रूपों में मन में छाता रहा है, घुमाता रहा किसी बादल की। मतलब बंबई हम प्रकृति की तरह हमारे मन में है। तो मुझे वो शहर जहाँ नदी है, वो शहर जहाँ समुद्र है, बहुत तेज बुलाते हैं, आवाज देते हैं। क्या बात। और वो आवाज जो है गूंजती है, कभी कई बार वो हमारे भीतर एक रचना की नदी की तरह प्रवाहित हो उठती है। यश जी, चलते चलते अपने कुछ दोहे ही सुना दीजिए। हाँ, मेरा एक दोहा है कि अवरोही बादल भरे जी, फिर घाटी गोद, बजा रहे हैं डूब कर अमजद अली सरोद। या मांग भरी तो गिर पड़ा दर्पण पर सिंदूर, सन्नाटे में बज उठा सपनों का संतूर। या सुबह सुबह छत पर चढ़ी बिटिया जैसी धूप, गीले आंगन देखती अपना ही प्रतिरूप। तो दोहे जो है ना, अपने लघु आकार में बहुत सारी बातें कह ले जाते हैं। कसी मुट्ठी जैसा शिल्प होता है उनका, और उसके साथ कच्छ का जो संयोजन होता है जी जी, वो सोने में सुहागा का काम करता है। जी जी। यश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत आपकी रचना धर्मिता की बहुत सारी बातें हुई, आपकी बहुत सारी रचनाएं हमने सुनी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जाने माने रचनाकार यश मालवीय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम बस यहीं तक। इनसे मिलिए।